नहीं नहीं जीवा नहीं, इस बार तुमने रॉन्ग नंबर डायल कर दिया है। आपने जिस नंबर को डायल किया है वह अब आपकी पहुंच से दूर जा चुकी है। कृपया दोबारा नंबर ट्राई करने की गलती ना करें। टिंग टोंग। अब काजल अजीब सा मुंह बनाकर बेड पर बैठ गई और एक पैर के ऊपर दूसरा पैर चढ़ाए दोनों हाथों को बेड पर टिकाए जीवा के रखे हुए खूबसूरत लहंगे को अपने हाथों में उठाकर उसे बेदर्दी ढंग से फ्लोर पर पटक कर उस पर अपने पैर रखकर मसलने लगती है और चेहरे पर तिरछी मुस्कान लिए ड्रॉयर में से लाइटर निकालकर उस लहंगे में आग लगाकर अपनी दर्द भरी नजरों से देखते हुए बोली, यह ख्वाब था मेरा, जिसके साथ देखा था उसी ने तोड़ दिया। अब इन चीजों की मेरी जिंदगी में कोई जगह नहीं। एक धोखेबाज से मोहब्बत करने की गलती मैंने एक बार कर दी, बार बार नहीं करूंगी। तुम वह फ्लोर पर बिखरी हुई कांच की चूड़ियों को देख रहे हो। कुछ ऐसी ही है मेरी जिंदगी, मेरे ख्वाब, मेरे सपने, जिसे किसी ने बड़ी बेदर्दी से तोड़ दिया, जो उस कांच की तरह कभी जुड़ नहीं सकते। वैसे इन चूड़ियों को देखकर मुझे कुछ याद आया। काजल मुस्कुराते हुए जलते हुए लहंगे को एक लात मारकर उसे खुद से दूर करती है और अपनी जगह से उठकर जीवा के सामने जाकर उसकी आंखों में देखते हुए बोली, आज मैं तुम्हें कहानी सुनाऊं। जीवा, चलो सुनाती हूँ। एक 16 साल की बेवकूफ लड़की जिसने कभी जिंदगी में किसी का प्यार और केयर हासिल नहीं की। स्ट्रगल से भरी जिंदगी थी उसकी। बाप था लेकिन सिर्फ नाम का। उसे कभी किसी से उम्मीद ही नहीं थी कि कोई उसे खुशियां भी दे सकता है। और फिर उसकी लाइफ में एक लड़का आया और उसने उसे ऐसा महसूस कराया जैसे वह लड़का उसके लिए बहुत ही स्पेशल है। उस लड़की ने अपना प्यार, अपना दिल, अपनी सांसें और इज्जत तक उस पर न्यौछावर कर दी। वह उसे इस हद तक चाहती थी कि अगर वह लड़का कभी उससे जान भी मांग लेता तो वह दे देती। इस कदर अंधी थी वह उसके प्यार में। लेकिन वह इस बात से अनजान थी कि वह लड़का उसे सिर्फ एक चीज, एक बाजारू सामान समझता है जो उसके लिए सिर्फ इस्तेमाल की चीज थी। उस लड़की ने उस लड़के से कभी प्यार की उम्मीद भी नहीं की थी, क्योंकि वह उससे प्यार करती थी। यह उसकी प्रॉब्लम थी। उस लड़के ने कभी इस बात की कमिटमेंट भी नहीं की थी, इसीलिए उस लड़की ने उसे कभी ब्लेम नहीं किया। लेकिन वह एक ही चीज हमेशा उस लड़के से मांगती थी और वह थी इज्जत। अपने दिल में एक सॉफ्ट कॉर्नर। उस बेवकूफ लड़की ने उसे दुनिया भर की खुशियां नहीं मांगी थी, बल्कि कांच की कुछ चूड़ियां मांगी थी, क्योंकि वह चाहती थी कि जब जब वह उन चूड़ियों को देखे उसकी खनक में उस इंसान के शब्द और प्यार वह महसूस कर सके। लेकिन वह बेवकूफ लड़की शायद उससे कुछ ज्यादा ही मांग बैठी थी। उस लड़के ने बड़ी ही बेदर्दी से उसकी उस छोटी सी खुशी को भी सिर्फ अपने टारगेट और मकसद को कंप्लीट करने के लिए किसी और के हाथों में पहना दिया। बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं हुई। उसने उस लड़की से उसकी जिंदगी की एकमात्र छोटी सी खुशी, उसके बाप को भी दूर कर दिया। वह लड़की उसके सामने रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, मदद की भीख मांगती रही। लेकिन उस लड़के ने क्या किया मालूम है? जब उसकी जरूरत खत्म हो गई, उसने उस लड़की की इस कदर इज्जत उतारी कि वह लड़की अंदर से खत्म हो गई। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। कहानी का असली मोड़ तो यहाँ से शुरू हुआ। उस लड़की को पता चला कि वह जिसे अब तक अपना बाप समझ रही थी, वह तो उसका किडनैपर था, जिसने उसे बचपन में ही किडनैप कर लिया था। उसका असली बाप तो वह शख्स था जिससे वह लड़का सबसे ज्यादा नफरत करता था। और जब उस लड़के को पता चला कि वह लड़की इस शख्स की बेटी है, तो उसने एक प्लान बनाया उस लड़की के जरिए उसके बाप को हराने का, उसे खत्म करने का। और इसके लिए उसने दोबारा उस पर अपने प्यार का जाल फेंकना शुरू कर दिया। और उसने फिर से सहारा लिया उस लड़की के टूटे हुए ख्वाबों का। काजल अपने चेहरे पर कड़वी मुस्कुराहट लिए फ्लोर पर बिखरी हुई कुछ टूटी हुई चूड़ियों को उठाने लगती है,
जिसके कारण अचानक ही उसके हाथ में वह कांच चुभ गया। आह की आवाज के साथ काजल के मुंह से चीख निकल गई और उसके हाथ से खून बहने लगा। इस खून को देखकर काजल के चेहरे की कड़वी मुस्कुराहट और भी गहरी हो गई और वह दोबारा इस कांच को अपनी मुट्ठी में जकड़कर उठाकर जीवा की आंखों में देखते हुए बोली, बस इसी तरह यह ख्वाब चुभ रहा है, मुझसे लहू निकल रहा है इस दिल से। और हैरानी वाली बात क्या है मालूम है, इस दिल पर घाव देने वाले ने इस पर खंजर से वार नहीं किया, धोखे से अपने शब्दों से वार किया है, सिर्फ अपना मतलब निकाला है। यह चूड़ियां देखकर कुछ याद आ रहा है मुझे, क्या तुम्हें भी याद आ रहा है? वेट वेट, सोचने का नाटक करते हुए काजल बोली, एक कॉलेज सड़क का किनारा, हैंडसम लड़का, एक खूबसूरत लड़की और खूबसूरत गोरी कलाइयां और उनमें खनकती हुई किसी का अरमान। वह लड़की माही भी तुम्हारा इस्तेमाल का जरिया थी और आज तुम्हारे सामने खड़ी काजल भी। फर्क दोनों में कुछ नहीं है, तुम अपने मकसद के लिए कभी काजल के करीब आ जाते हो तो कभी माही के करीब और फिर दोबारा काजल की तरफ। अरे यार बस भी करो, तुमने तो गिरगिट को भी पीछे कर दिया। इतनी तेजी से तो गिरगिट भी रंग नहीं बदलता जितनी तेजी से तुम बदलते हो। कभी चलाते हैं बम, कभी बंदूक तो कभी मार के तीर जुबानों से बेहाल करते हैं। गिरगिट भी आपको गुरुजी कहता है, वाह जनाब वाह, आप तो कमाल करते हैं, यह काम बेमिसाल करते हैं। कहते हुए काजल अपनी आंखों में आंसू लिए एक बार फिर जोर जोर से हंसने लगी। इस वक्त यह नजारा देखकर और उसकी बातों को सुनकर जीवा को अपने दिल में बहुत तकलीफ हो रही थी। वह काजल की हर एक बात में सच्चाई और उसका दर्द देख रहा था। भले ही काजल उसे नीचा दिखाने के लिए यह शब्द कह रही थी, लेकिन यह शब्द कहते हुए उसे खुद पर बहुत हंसी आ रही थी, उसे रोना आ रहा था। वह पागलों की तरह हंस रही थी कि तभी अचानक ही जीवा ने एक झटके में उसे अपने करीब खींचा और उसकी आंखों में आंखें डालकर तड़प कर अपनी आंखों में आंसू लिए कहा, बस काजल बस, और कितना नीचा दिखाओगी मुझे और कितना तड़पाओगी। तुम यह बात क्यों भूल जाती हो कि मुझे तकलीफ देते वक्त तुम्हें खुद कितनी तकलीफ हो रही है। प्लीज मत करो ऐसा, प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मुझे तुम्हारे दुख का, तुम्हारे दर्द का एहसास है। मैं समझता हूँ कि मैंने तुम्हें बहुत, और इससे पहले कि अंश अपनी बातों को पूरा करता, काजल उसकी आंखों में आंखें डालकर अपने चेहरे पर दर्द भरी मुस्कान लिए और आंखों में बहुत सारे आंसू लिए भरे हुए गले से बोली, तुम नहीं समझते मेरे दर्द को, नहीं समझ सकते, कभी नहीं समझ सकते, क्योंकि तुम्हारे सीने में दिल नहीं है। जीवा अपने बालों में हाथ फेर कर चीखते चिल्लाते बोला, तुम्हें यकीन क्यों नहीं होता? मैं कैसे तुम्हें यकीन दिलाऊं, कैसे समझाऊं? मैं तुम्हारे दर्द को बोलो कैसे समझूं? प्यार करो, बेशुमार करो, बेइंतहा करो, बेपनाह करो और फिर हार जाओ। अब काजल के इन शब्दों को सुनते ही जीवा अपनी ही जगह पर जम गया। अगले ही पल उसकी पकड़ काजल की कमर से ढीली पड़ गई। ऐसा लगा जैसे मानो किसी ने उसके अंदर से उसकी आत्मा खींच ली हो। काजल कहते हुए अंश की आंखें एक बार दर्द के साथ बंद हो गई। उसने एक ठंडी सांस ली तो काजल ने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया, क्योंकि वह भी अपने शब्दों में अपने ही दर्द को महसूस कर रही थी। उसका दिल बहुत ही तकलीफ से गुजर रहा था। अंश ने बड़ी हिम्मत कर एक बार फिर काजल से कहा, यह पागलपन छोड़ दो काजल, तुम क्यों मुझे माफ नहीं कर सकती? क्या मेरा गुनाह इतना बड़ा है जिसकी माफी तुम्हारे पास नहीं है? प्लीज मुझे एक मौका दो, तुम जो कहोगी मैं वही करूंगा, बस एक चांस दे दो काजल, तुम्हारी यह बातें मुझे बहुत तकलीफ दे रही हैं। और यह सुनकर काजल अपना चेहरा दूसरी तरफ किए हुए ही एक ठंडी सांस लेकर बोली, माफी का हक तुम खो चुके हो जीवा, और अब तुम जो मुझसे मांग रहे हो वह मैं तुम्हें नहीं दे सकती, क्योंकि अब मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ नहीं है।
ना प्यार, ना भरोसा, ना ही माफी। अब हम दोनों के रास्ते जुदा हो चुके हैं। और जिस प्यार की तुम बात कर रहे हो ना, वक्त ने यह साबित किया है कि सच्ची मोहब्बत कभी मुकम्मल नहीं होती। ना राधा कृष्ण की हुई थी, ना रोमियो जूलियट की, और हाँ, ना ही लैला मजनू की। तो मेरी मोहब्बत कहाँ से पूरी होती? इसे तो अधूरा रहना ही था। और इस मोहब्बत की मंजिल भी मौत है, यह बात मुझे बहुत अच्छे से पता है। यकीन तो नहीं है, फिर भी उम्मीद करती हूँ अगर तुम्हारी मोहब्बत सच्ची हुई तो काजल मरेगी, और अगर झूठी हुई तो विवान खन्ना की बेटी। जाओ जीवा जाओ, कुछ नहीं बचा हमारे बीच। इतना कहकर काजल एक बार फिर अपनी नजर घुमाकर उस जलते हुए लहंगे को दर्द भरी नजर से देखती है, जो अब तक बहुत ही बुरी तरह से उस पूरे कमरे में जलकर धुआं धुआं हो चुका था। और यह देखकर काजल के चेहरे पर कड़वी मुस्कुराहट आ गई, और अब वह अपने कपड़े पहनने के लिए क्लोजेट रूम में चली गई। उसके जाने के बाद जीवा की नीली आंखें बहुत ही बुरी तरह से लाल हो चुकी थी। उसका चेहरा पूरी तरह तमतमाया हुआ था और हाथों की मुट्ठियां कसी हुई थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह अपने दर्द को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हो। और अब जीवा ने पलटकर उस जल रहे लहंगे की तरफ देखा तो उसकी आंखों में अब तक काजल और उसके साथ बिताए हुए हर एक लम्हा, काजल की प्यारी प्यारी और मीठी मीठी बातें, जीवा की बाहों में उसका मुस्कुराना किसी फिल्म की रील की तरह घूम रहा था। उसने अपने कदम जल रहे लहंगे की तरफ बढ़ाए और उस आग को अपनी गीली आंखों से देखने शुरू कर दिया। उसकी आंखों में नमी उतर आई थी। इसके बाद उसकी आंखों के सामने काजल के साथ की हुई उसकी बदतमीजियां, उसका दिल तोड़ना, उसे गंदी गंदी गालियां देना और उस भरी बरसात में उल्टा सीधा कहकर गार्डन में छोड़ देना। जलन में ही सही, कुछ घंटे के लिए ही सही, पर शायद उसने काजल को मरने के लिए छोड़ दिया था। अपने मकसद में वह इस कदर अंधा हो गया था कि उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वह जिसे तकलीफ दे रहा है वह उसकी जिंदगी है, एक इंसान है जिसने उसे टूट कर चाहा था। और अब उस आग को देखते ही देखते जीवा घुटनों के बल बैठकर एक दर्द भरी दहाड़ मारता है। आह काजल! जीवा की यह दहाड़ इतनी दर्दनाक और तकलीफ वाली थी जिसे क्लोजेट रूम में खड़ी काजल भी सुन चुकी थी, और वह अपनी आंखों में आंसू लिए अपने मुंह पर हाथ रखकर अचानक ही जमीन पर बैठ गई। वह अपनी सिसकियों को रोकने की कोशिश कर रही थी और फूट फूट कर रो रही थी। तूने यह क्या कर दिया जीवा? तूने सचमुच काजल को मार दिया। तेरी मोहब्बत सच्ची ही सही, पर अब हम दोनों नहीं मिल सकते। तू अपनी नफरत नहीं भूल सकता और मैं अपने आप के लिए अपना फर्ज, वरना दुनिया कहेगी एक बेटी अपनी मोहब्बत में इतनी अंधी हो गई कि उसने अपना खानदान खत्म करने वाले से दिल लगा लिया। तेरी आंखों में मोहब्बत से ज्यादा नफरत अच्छी है। तू अपने फर्ज से मजबूर है और मैं अपने। कहते हुए काजल यूं ही न जाने कब तक रो रही थी। वहीं दूसरी तरफ समर खाने की प्लेट लेकर माही के कमरे में गया तो कमरे का की हालत देखकर उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई, क्योंकि यह कमरा कमरा नहीं बल्कि कबाड़ खाना लग रहा था। माही ने कमरे की लगभग हर चीज तोड़ दी थी और गुस्से से चीख चिल्ला रही थी। जाने दो मुझे, जाने दो। मैं तुम लोगों के घर का खाना भी नहीं खाऊंगी। मुझे जाने दो। मुझे अपने डैड के पास जाना है, अपने भाई के पास जाना है। क्यों किडनैप कर रखा है तुम लोगों ने मुझे? कहते हुए माही एक बार फिर फ्लावर वाशे उठाकर जैसे ही पटकने को हुई कि तभी उसकी नजर कमरे में खड़े समर की तरफ चली गई। खाने की प्लेट को बेड पर रखकर उसे अपनी गुस्से भरी नजर से घूर रहा था। उसे देखकर माही ने गुस्से से वह फ्लावर वॉश समर को की तरफ फेंक कर मारा, लेकिन समर ने तुरंत ही एक किक मारकर वह फ्लावर वॉश दूर दीवार पर फेंक दे मारा। वह फ्लावर वॉश सिरामिक का था। वह दीवार पर लगते ही चूर चूर हो गया और इससे पहले कि माही कुछ समझ पाती, समर गुस्से से
अपने तेज कदमों के साथ उसके पास आया और उसके बाजू को शोल्डर से पकड़कर दांत पीस कर बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? यह क्या पागलपन लगा रखा है तुमने? यह क्या हालत बना रखी है कमरे की? तुमसे कहा था ना कि यहाँ तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बस तुम चुपचाप यहाँ रहना। लेकिन लगता है तुम्हें प्यार से समझाई हुई बात समझ में नहीं आती। तुम्हारे हाथ पैर खुले छोड़कर ही हमने गलती की। बाकी किडनैपर की तरह हाथ पैर बांधकर एक कोने में पटक देते, मुंह में कपड़ा ठूस कर यह जुबान चलते हुए रोक देते और 4 दिन तक खाना नहीं देते तो अकल ठिकाने आ जाती तुम्हारी। तुम मुझे अपने साथ किडनैपर जैसा पेश आने के लिए मजबूर मत करो, समझी? तुम्हें समझाया था ना हमने कि यहाँ मेहमान की तरह रहो, जो कहा जाता है, जो दिया जाता है उसे खाओ, बात मानो। हमारा काम निकलते ही हम तुम्हें वापस सुरक्षित तुम्हारे बाप और भाई के पास भेज देंगे। तो इतना ड्रामा किस लिए, बोलो? और समर की गुस्से भरी आवाज को सुनकर माही थोड़ा घबरा गई, लेकिन फिर बड़ी मुश्किल से हिम्मत जुटाकर बोली, क्या चाहते हो तुम लोग मेरे डैड से? क्यों रखा है मुझे यहाँ? मुझे यहाँ बहुत घबराहट हो रही है और तुम अपनी यह आंखें नीचे करो, मुझे इसे देखकर डर लग रहा है। तुम्हें पता है आज तक मेरे डैड भी मुझ पर कभी नहीं चिल्लाए और यहाँ तुम मुझे डांट रहे हो। मुझे अपने डैड और अपने भाई की बहुत याद आ रही है। पता नहीं वह लोग कैसे होंगे, उन्होंने खाना खाया भी होगा या नहीं, मेरी कितनी टेंशन कर रहे होंगे। तुम क्या समझो, तुम्हारे घर की कोई फैमिली मेंबर किडनैप होती तब तुम्हें समझ में आता। भले ही तुम लोग मुझे यहाँ आजाद छोड़ चुके हो, लेकिन एक कमरे में रहकर मेरा दम घुट रहा है, मेरा बाहर जाने का दिल कर रहा है। पता नहीं मुझे किस चीज की सजा मिली है, जीवा पर भरोसा करने की, उससे प्यार करने की, या फिर लड़की होने की? क्योंकि मर्दों को तो तुम किडनैप नहीं कर सकते ना। मैं लड़की थी, तुम्हें कमजोर लगी, इसीलिए मुझे किडनैप कर लिया। लेकिन एक बात कान खोलकर सुन लो, मैं यहाँ तुम लोगों के पास नहीं रहूंगी, मुझे डैड के पास जाना है। कहकर माही फूट फूट कर रोने लगी और उसकी बातों को सुनकर समर को एहसास हुआ कि शायद यह लड़की यहाँ घबरा रही है, एक कमरे में रहकर इसका दम घुट रहा है। वह एक ठंडी सांस लेकर माही के कंधे को छोड़ता है और उसे समझाते हुए बोला, चुप चुप, अब शांत हो जाओ। देखो मेरी बात सुनो, तुम्हें यहाँ लाया गया है क्योंकि हमें तुम्हारे डैड से बहुत जरूरी काम है। हम तुम्हें तकलीफ देने के लिए यहाँ नहीं लाए हैं, इसीलिए तो तुम्हें यहाँ आजाद छोड़ रखा है। अगर तुम इस कमरे में रहकर परेशान हो रही हो तो मैं तुम्हारे लिए एक काम कर सकता हूँ। मैं अपने ब्रदर से पूछकर तुम्हें बाहर जाने की इजाजत दिलवा सकता हूँ। तुम इस विला में जहाँ चाहो वहां जा सकती हो, लेकिन तुम्हें कोई भी चालाकी नहीं करनी होगी और एक अच्छे बच्चे की तरह यहाँ रहना होगा। बोलो मंजूर है? और समर की बात सुनकर माही कुछ पल के लिए उसके चेहरे की तरफ देखती है और फिर हाँ में सर हिलाती है, लेकिन फिर वह दोबारा मुंह फाड़ फाड़ कर रोने लगी और उसे इस तरह रोते हुए देखकर समर अपना सर पकड़ लेता है। वह उसे दोबारा शांत करते हुए बोला, अरे मेरी माँ, क्यों रो रही हो तुम इस तरह? प्लीज शांत हो जाओ, मैंने कहा ना कि मैं तुम्हें बाहर ले जाऊंगा। तो माही उसे रोते हुए बोली, बाहर तो ले जाओगे, लेकिन मुझे अपने डैड की और भाई की याद आ रही है। मुझे उन्हें देखना है, उनसे बात करनी है। वह लोग मेरी चिंता कर रहे होंगे। तुम्हें पता है मेरे डैड रोज सुबह शाम मुझे फोन पर बात करते थे और जिस दिन मैं खाना नहीं खाती थी वह मुझे कितना मनाते थे। मैं इटली में पढ़ाई करती थी, लेकिन फिर भी मेरे डैड मुझसे वीडियो कॉल पर बात करते थे। लेकिन मैं यहाँ जब से आई हूँ मैंने उनसे बात नहीं की। और उसे इस तरह रोते हुए देखकर समर उसके चेहरे को ही देखने लगा। उसे महसूस हुआ कि यह लड़की बिल्कुल भी एरोगेंट नहीं है, वह काफी सॉफ्ट नेचर की है। उसकी मासूमियत उसके चेहरे से ही नजर आ रही थी। और अब समर एक ठंडी सांस लेते हुए बोला, ए चुप, खबरदार जो दोबारा रोई तो मैं तुम्हें अपने डैड से बात करनी है ना, तो मैं तुम्हें तुम्हारे डैड से बात करवाऊंगा।
लेकिन फिर वादा करो कि तुम मेरी सारी बात मानोगी। यह सुनकर माही बिल्कुल खामोश हो गई और जल्दी से हाँ में 2-3 बार सिर हिला दिया। अब समर ने अपना एक मोबाइल निकाला जिसे ट्रैक करना बहुत मुश्किल होता है। उसने उस मोबाइल से फोन कॉल मिलाई जिसकी रिंग माही के डैड के फोन पर हुई। माही के डैड, जो कि अपने घर में बहुत ही ज्यादा परेशान थे, अचानक ही उन्होंने फोन रिसीव किया तो फोन किसी अननोन नंबर से था। उस फोन कॉल पर माही की आवाज सुनकर उनकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। माही उनसे रोते-रोते फोन पर बात कर रही थी। अपनी बेटी की आवाज सुनकर उनके कलेजे को एक ठंडक मिली। माही ने उन्हें बताया कि वह बिल्कुल ठीक है, वह लोग उसे यहाँ परेशान नहीं कर रहे। लगभग 10 मिनट की कॉल के बाद अचानक समर ने उससे मोबाइल छीन लिया और मिस्टर वालिया को धमकी देते हुए कहा, आपकी बेटी अब तक ठीक है और सुरक्षित है। हम उसका बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हैं, लेकिन वह कब तक सुरक्षित रहेगी यह आप पर डिपेंड करता है। आपको अच्छे से पता है आपको क्या करना है। इतना कहकर उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी और समर की इस हरकत पर माही उसे घूर कर देखने लगी, लेकिन समर को उसके देखने से कोई असर नहीं हुआ। वह माही का हाथ पकड़कर उसे बेड पर बिठाते हुए बोला, अब चुपचाप बैठकर खाना खाओ और अगर इस बार खाना नहीं खाया तो बाहर जाना तो दूर की बात है, दोबारा खाना भी लेकर नहीं आऊंगा। मरती रहना भूखे, समझ में आया? समर की धमकी को सुनकर माही मुंह बनाकर खाने की प्लेट की तरफ देखती है, लेकिन जब उसने खाना देखा तो उसका और भी ज्यादा मुंह बन गया। मैं ये खाना नहीं खा सकती कहकर वह अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेती है। वह छोटे बच्चों की तरह नखरे दिखा रही थी। उसके एटीट्यूड को देखकर तो समर उसे देखता ही रह गया। क्या क्या प्रॉब्लम है इस खाने में? देखो, अब ज्यादा ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। ड्रामा नहीं कर रही हूँ। इस खाने में बहुत ही ज्यादा बटर है और मैं इतना बटर नहीं खाती, मेरा फिगर खराब हो जाएगा। यह तो इंडियन खाना है, मुझे लाइट फूड चाहिए, सम इटालियन या फिर सम कॉन्टिनेंटल। और उसकी बात को सुनकर समर की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वह अचानक ही माही पर चिल्लाते हुए बोला, ओह हेलो मैडम, तुम यहाँ पार्टी में नहीं आई हो जो तुम्हारे लिए अलग अलग डिश सर्व की जाएगी। आज तुम्हें यही खाना मिलेगा। खाना खाना है तो खाओ और नहीं खाना तो भूखे रहो। मैं यह खाना भी ले जा रहा हूँ और अब तुम्हें सीधा रात को खाना मिलेगा। इतना कहकर समर वह खाने की प्लेट लेकर वहां से जाने लगा और अब खाने की प्लेट को खुद से दूर होता हुआ देखकर माही के पेट में चूहे दौड़ने लगे, क्योंकि उसने 2 दिन से कुछ नहीं खाया था। उसे बहुत भूख लगी थी। वह तुरंत ही दौड़कर आगे आते हुए समर के हाथ से प्लेट छीन लेती है और तुरंत ही राक्षसों की तरह खाने लगी। उसकी यह हरकत बहुत ही ज्यादा क्यूट और मासूम लग रही थी। समर अपना मुंह बनाकर उसे एक नजर देखता है। उसे हंसी आने लगी थी, लेकिन वह किसी तरह अपनी हंसी को कंट्रोल करता है और अपना सीरियस फेस ही रखता है। कुछ ही देर में माही ने खाना कंप्लीट कर लिया और अब वह खाने की प्लेट को देखते हुए बोली, थोड़ा और मिलेगा? बहुत भूख लगी है। वैसे खाना इतना बुरा भी नहीं है। और वहीं कुछ घंटे बाद जीवा अपनी गाड़ी लेकर एक खूबसूरत पहाड़ की चोटी पर था, जहां से नीचे खाई नजर आ रही थी। वह अपनी गाड़ी की बोनेट पर लेटकर न जाने कितनी ही शराब की बोतल खाली कर चुका था, लेकिन इसके बावजूद उसकी आंखों के सामने काजल का ही चेहरा घूम रहा था। वह एक सेकंड के लिए भी उसे भूल नहीं पा रहा था। काजल की शिकायत, उसकी तकलीफ, हर एक चीज, उसकी कही हुई हर एक बात उसे बहुत तकलीफ दे रही थी। अचानक ही वहां जोर जोर से बारिश शुरू हो गई। इस वक्त शाम के लगभग 4 बज रहे थे। ठंडा और पहाड़ी इलाका होने के कारण, ठंड का मौसम होने के कारण बारिश के साथ कुछ बर्फ भी गिर रही थी, जिसकी चोट वह अपने बदन पर महसूस कर सकता था। लेकिन इसके बावजूद वह अपनी जगह से एक पल के लिए नहीं हिला। इस वक्त
वह अपने आप को ही तकलीफ दे रहा था। और वहीं इन बातों से अनजान आशी क्रिश को सरप्राइज देने के लिए अपने कमरे में कुछ स्पेशल अरेंजमेंट कर रही थी। देखते ही देखते रात हो चुकी थी। रात लगभग 11 बजे क्रिश वापस कमरे में आया तो कमरे में आते ही उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। फायरफ्लाई कहते हुए क्रिश कमरे के अंदर दाखिल हुआ और अपनी नजर घुमाकर पूरे कमरे में देखने लगा, जहां आशी एक बहुत ही प्यारा कैंडल लाइट डिनर अरेंज करके कमरे के डेकोरेशन काफी ब्यूटीफुल बनाकर अपने बदन पर एक लाइट पिंक नाइटी पहनकर बैठी थी। और क्रिश को देखते ही उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। साइको, तुम आ गए। कितनी देर लगा दी तुमने, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। देखो तो खाना भी ठंडा हो गया, पर कोई बात नहीं, तुम आ गए ना। मैं अभी खाना गर्म करवाती हूँ, तुम जल्दी से फ्रेश हो जाओ, हम लोग साथ में खाना खाएंगे। इतना कहकर वह मुस्कुराते हुए अपनी जगह से उठकर क्रिश के पास अपने कदम बढ़ाने लगी कि तभी क्रिश आशी को इग्नोर कर अपने कदम बाथरूम की तरफ बढ़ाते हुए बोला, नो थैंक्स, मैं खाना बाहर से खाकर आया हूँ, तुम खाना खा लो और सो जाओ, मैं बहुत थक गया हूँ। इतना कहकर वह बाथरूम की तरफ जा ही रहा था कि तभी उसकी बातों को सुनकर हाशी की आंखों में नमी आने लगी थी। वह अपने निचले होंठ बाहर निकालकर मासूमियत से रोते हुए अचानक ही क्रिश का हाथ पकड़ लेती है और अपने भरे हुए गले से बोली, साइको, क्या तुम मुझसे अब तक नाराज हो? क्या तुम मुझे इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हो? मैंने कहा ना, मुझे माफ कर दो। मैंने शायद कुछ ज्यादा ही रिएक्ट कर दिया साइको। प्लीज मुझे माफ कर दो। और इससे पहले कि आशी आगे कुछ कहती, क्रिश तुरंत ही अपना हाथ दिखाकर उसे आगे कुछ भी कहने से रोकते हुए बोला, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट माफिया मीटिंग होने वाली है थोड़ी ही देर में और हमें वहां जाना होगा। पहले मेरा तुम्हें साथ ले जाने का प्लान नहीं था, लेकिन अब क्योंकि तुम डेवल क्यून बनने वाली हो, आई थिंक तुम्हें चलना चाहिए। दोपहर में मैंने तुम्हें एक पैकेट भिजवाया था, उसमें एक ड्रेस है, जाओ और जाकर पहन कर रेडी हो जाओ, मैं अभी आया। इतना कहकर वह अपना हाथ छुड़ाकर बाथरूम में फ्रेश होने चला गया और क्रिश के जाने के बाद आशी की आंखों में रुके हुए आंसू बहने लगे। वह बाथरूम के दरवाजे की तरफ देखती रह गई और अब उसका कहीं भी जाने का दिल तो नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी उसे अपना टारगेट कंप्लीट करना था। वह क्लोजेट रूम में जाकर उस पैकेट को देखती है तो उसमें एक बहुत ही ब्यूटीफुल रेड कलर की खूबसूरत सी ड्रेस थी। आशी बड़ी मुश्किल से अपने दिल पर पत्थर रखकर वह खूबसूरत सा ड्रेस पहन लेती है, जो कि एक खूबसूरत सा गाउन था ऑफ शोल्डर, जिस पर कुछ सीक्वेंस के वर्क थे। नीचे का घेर बहुत ही ज्यादा बड़ा था और डिजाइनर और ब्यूटीफुल गाउन था, जो आशी पर बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। आशी ने अपने चेहरे पर लाइट मेकअप किया, बालों को कर्ल करके मैसी हेयर स्टाइल, सर पर कुछ छोटे छोटे बैंड, कोने में ड्रेस की मैचिंग खूबसूरत इयररिंग्स, नेकलेस और हाथों में ब्रेसलेट पहनकर पैरों में हाई हील सैंडल, वह पूरी तरह रेडी थी। इस खूबसूरत ड्रेस के साथ हाथों में पहनने वाले ग्लव्स भी थे, जिसके ऊपर उसने उंगलियों में एक डायमंड रिंग पहन रखी थी। इस पूरे लुक में वह बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी, लेकिन उसके मासूम चेहरे पर खूबसूरती बढ़ाने वाली मुस्कान नहीं थी। थोड़ी ही देर में क्रिश भी क्लोजेट रूम में दाखिल हुआ। इस वक्त उसने अपने बदन पर सिर्फ एक टॉवल लपेट रखा था। आशी ने अपनी नजर उठाकर क्रिश की तरफ देखा और मासूम आशी बिना कुछ बोले वापस कमरे में आ गई। क्रिश ने उसे मायूस देखा, लेकिन कुछ कहा नहीं। इसके बाद क्रिश भी रेडी होने लगा। उसने अपने बदन पर 5 पीस ब्लैक सूट, जिसके बॉर्डर रेड कलर के थे, अंदर व्हाइट शर्ट, सीने पर जेब के पास एक रेड कलर का रोज, जहां एक खूबसूरत चैन और ब्रॉच लगा हुआ था, हाथों में हमेशा की तरह एक्सपेंसिव वॉच, पैरों में ब्लैक लेदर शूज,
आंखों पर ब्लैक गॉगल्स, जेल से सेट किए हुए बाल। उसमें क्रिश बहुत ही ज्यादा हैंडसम लग रहा था। उसने आईने में खुद को देखा और उसके चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान आ गई। कुछ ही देर बाद वह वापस कमरे में आया जहां आशी बालकनी में खड़ी खिड़की के पास खड़े होकर अपनी आंखों में खामोशी के साथ आंसू बहाते हुए चांद को देख रही थी। तभी क्रिश की ठंडी वॉइस उसके कानों में गई, हम लेट हो रहे हैं फायरफ्लाई, चलो चले। जिसे सुनते ही आशी धीरे से अपने आंसुओं को उंगलियों से पोंछ लेती है और एक ठंडी सांस लेकर वापस कमरे में आई। क्रिश को भी इस बात का एहसास हो चुका था कि आशी काफी दुखी है, पर फिलहाल उसने कुछ नहीं कहा। अब वह दोनों तेज कदमों के साथ कमरे से बाहर निकले और कॉरिडोर से होते हुए लिफ्ट में आए। आशी जैसे ही लिफ्ट के बटन को ग्राउंड फ्लोर के लिए दबाने वाली थी, क्रिश उसके हाथों को रोक ऊपर टॉप फ्लोर का बटन दबा देता है। यह देखकर आशी कंफ्यूजन से अपनी नजर घुमाकर क्रिश की तरफ देखती है। टॉप फ्लोर? यह तो टेरेस का नंबर है साइको, लेकिन हमें तो ग्राउंड फ्लोर पर जाना है ना। हम लोग कार से नहीं बल्कि चॉपर से जाएंगे फायरफ्लाई। बाय रोड जाना खतरे से खाली नहीं है। और क्रिश की इस बात को सुनकर आशी आगे कुछ नहीं कहती। थोड़ी ही देर में वह लोग विला के टेरिस पर आ चुके थे, जहां एक पायलट हेलीकॉप्टर के साथ पहले ही रेडी था। क्रिश पहले ही हेलीकॉप्टर में बैठकर आशी की तरफ हाथ बढ़ाता है। आशी अपना हाथ बढ़ाने से पहले एक नजर क्रिश की तरफ देखती है और फिर धीरे से अपना हाथ उसके हाथों में दे देती है। क्रिश आशी को अंदर बैठने में मदद करता है और फिर उसके कानों में एक हेडफोन लगा देता है। फिर अपने कानों में भी हेडफोन लगाकर वह पायलट को इशारा करता है, तो पायलट अगले ही पल हेलीकॉप्टर को उड़ाने लगा। देखते ही देखते उनका हेलीकॉप्टर आसमान में था। आशी क्रिश की तरफ देखते हुए बोली, हम कहाँ जा रहे हैं साइको, और यह पार्टी किसकी है? जल्द ही पता चल जाएगा फायरफ्लाई, बस शांति से बैठी रहो। इतना कहकर वह अपने मोबाइल पर कुछ काम करने लगा और आशी खामोशी से उसे देखने लगी। उसकी आंखों में एक बार फिर आंसू आने लगे थे। क्रिश उसे पूरी तरह इग्नोर कर रहा था, जो कि उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, लेकिन अब उसने भी सोच लिया था कि वह क्रिश से इस बारे में कुछ भी नहीं कहेगी। उसने दिल ही दिल में अपने आप से कहा, शायद मैंने जो सुना वह सच था। तुम्हारे दिल में किसी और ने मेरी जगह ले ली है साइको, वरना तुम इस तरह मुझे कभी इग्नोर नहीं करते। पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि कुछ दिनों की दूरियों ने तुम्हारा दिल बदल दिया। यह शब्द सोचते हुए उसे एक बार फिर से रोना आ रहा था, लेकिन अब उसने किसी तरह खुद को रोने के से रोक लिया और देखते ही देखते कुछ घंटे बीत गए और तभी क्रिश ने एक नजर आशी की तरफ देखकर उसे अपनी आंखों से कुछ इशारा किया। आशी कंफ्यूजन से क्रिश के चेहरे को समझने की कोशिश करती है और अब वह उसके इशारे की दिशा में देखती है तो उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है, क्योंकि इस वक्त वह लोग कैलिफोर्निया के सबसे खूबसूरत इलाके की तरफ से गुजर रहे थे और आसमान की ऊंचाइयों पर थे, जहां नीचे बहुत सारे जगमगाते हुए घर थे। रात का वक्त होने के कारण हर जगह लाइट जल रही थी, लेकिन इन सब चीजों में काफी स्पेशल बात यह थी कि वहां हर घर की लाइट नहीं जल रही थी, बल्कि कुछ घरों में तो और कुछ जगह अंधेरा भी था, जिसके कारण वह सभी घर रोशनी की मदद से आपस में कोई डिजाइन क्रिएट कर रहे थे। आशी ने जब उस डिजाइन को देखा तो उसके चेहरे पर हैरानी और होठों पर मुस्कान आ गई, क्योंकि यह डिजाइन एक बड़े से हार्ट शेप से बना हुआ था। इसके साथ ही वहां लिखा हुआ था ILU, जिसे देखकर तो आशी को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। इससे पहले वह कुछ समझती कि तभी आसमान में बहुत सारी आतिशबाजियां होने लगी। कई सारे फायरवर्क्स जलने लगे और उन फायरवर्क्स से लिखा हुआ था आई लव यू फायरफ्लाई। आशी तो यह नजारा देखती ही रह गई कि तभी उसने नोटिस किया कि वह लोग अब पहाड़ की ऊंचाइयों पर है।
धीरे धीरे सवेरा होने वाला है, लेकिन इस वक्त मुश्किल से 4 भी नहीं बजे थे। इसीलिए अंधेरे और सूरज की पहली किरण आपस में टकरा रही थी। पहाड़ की जिस ऊंचाई पर वह लोग थे, वहां एक बहुत ही खूबसूरत नजारा बन रहा था। चारों तरफ बर्फ, खूबसूरत पेड़ पौधे और नीचे एक बड़ा सा गार्डन। आशी ने ध्यान दिया, पहाड़ की ऊंचाई पर जो गार्डन था वह बाकी गार्डन से काफी अलग था, क्योंकि वहां रंग बिरंगे खूबसूरत गुलाब लगे हुए थे और वह सभी मिलकर आपस में एक चेहरा क्रिएट कर रहे थे, जिसमें एक खूबसूरत और एक प्यारी सी लड़की मुस्कुरा रही थी और एक लड़का उसे पीछे से अपनी बाहों में पकड़कर उसके होठों पर किस करने की कोशिश कर रहा था। वह लड़की शर्माते हुए अपनी नजर नीचे किए हुए थी। इन दोनों कपल के चेहरे को देखते ही आशी को एक सेकंड नहीं लगा उन्हें पहचानने में, क्योंकि यह कोई और नहीं बल्कि वह और उसका साइको था। गुलाब के फूलों और उसके पौधों से बनी हुई इतनी खूबसूरत कारीगरी देखकर आशी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ, क्योंकि यह सब फूल नहीं बल्कि पूरा एक गार्डन था, जिसमें फूल पौधों से अलग नहीं लग रहा था। यह नजारा आसमान से देखते हुए किसी स्वर्ग की तरह था और अब आशी के चेहरे पर मुस्कान के साथ आंखों में नमी उतरने लगी थी। लेकिन इससे पहले कि वह उसकी आंखों से आंसू बहते, कृष ने तुरंत ही उन मोतियों को अपनी एक उंगली पर उठा लिया और अपनी कोल्ड वॉइस में आशी को वार्निंग देते हुए कहा, खबरदार फायरफ्लाई, अगर अपनी आंखों से एक भी मोती को वेस्ट किया, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी। और कृष की इस बात को सुनकर आशी, जो कि काफी इमोशनल होने लगी थी, तुरंत ही कृष की तरफ देखते हुए उसके सीने पर न जाने कितने ही पंच मार लगातार उसे मारते हुए शिकायत करके बोली, तुमसे बुरा कोई है भी नहीं साइको, तुम बहुत बुरे हो, बहुत बुरे। तुम बता नहीं सकते थे तुम मुझे यह सरप्राइज देने वाले हो। मैं खामखा पूरा दिन न जाने क्या क्या सोच सोच कर परेशान हो रही थी कि तुम मुझसे नाराज हो और मुझे तुम्हें मनाना होगा, क्योंकि मैं तुम्हारी नाराजगी। और इससे पहले कि आशी उसे शिकायत करते हुए आगे कुछ कहती, कृष ने अचानक ही उसे अपने सीने से लगा लिया और उसके होठों पर अपने होठ रख उसे किस करना शुरू कर दिया। कृष का अचानक ऐसा करना आशी को इस बात की उम्मीद ही नहीं थी। उसकी सारी शिकायतें उसके अंदर ही रह गईं और कृष उसे अपनी बाहों में लेकर काफी प्यार से किस करने लगा। इसके बाद अब आशी शर्मा कर ब्लश करने लगी थी, क्योंकि हेलीकॉप्टर में वह दोनों अकेले नहीं थे बल्कि पायलट भी था। वह कृष के सीने पर हाथ रखकर धीरे से उसे खुद से दूर करने की कोशिश करती है, लेकिन कृष, जो कि अब उसे किस करने में बिजी था, उसे किसी भी चीज से कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, बल्कि उसने आशी के दोनों हाथों को पकड़कर उसकी पीठ से लगा दिया और अपने दूसरे हाथ से उसकी कमर को होल्ड कर उसे अपनी गोद में बिठा लिया। दोस्तों, आखिर किस मकसद से कृष माही को यहाँ लेकर आया है? क्या काजल और जीवा में हो जाएंगी दूरियां? दोस्तों, आपको कहानी कैसी लग रही है? आप लोग हमें जरूर बताइएगा और अपना प्यार और सपोर्ट देने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, आगे की कहानी पढ़ने और सुनने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को।